अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से आपके लिए मैं एक न्यू चैप्टर नंबर 8 इक्विलिब्रिया स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज हमारा उसका लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में देखना है। ठीक है, रिएक्शन क्या होते हैं इसके बारे में हम ऑलरेडी बार बार पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई सी दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, जो चीज़ें आपस में मिल रही हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और उनके मिलने के बाद जो न्यू चीज़ बनती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जितने भी रिएक्शन हो वो क्या हो, कंप्लीशन की तरफ जाएं। ठीक है, कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे कि वो कंप्लीट होंगे, वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएंगे, बट हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिएक्शन ऐसे भी हो रहे होते हैं जो कि कभी भी कंप्लीट नहीं होते। मीन के जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट्स अगेन आपस में मिलके वापस क्या कर लेते हैं, रिएक्टेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में आने, या वापस यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाना, ये सारी डिपेंड करेंगी कुछ कंडीशंस के ऊपर, यानी कि जैसे उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, यानी किस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा है, प्रेशर के ऊपर, और वो रिएक्टेंट्स कितने स्टेबल हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर। इसी वजह से हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन होंगे वो दो तरह के होंगे। एक रिएक्शन होते हैं रिवर्सिबल और एक रिएक्शन होते हैं इरिवर्सिबल। ठीक है, दोनों को साइड बाय साइड में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो आपको जो है वो इनकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा हमारे पास रिएक्शन है इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कि आपको इनके नाम से ही आइडिया हो रहा है, रिवर्सिबल यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिवर्स होने की एबिलिटी मौजूद है। ठीक है, और इरिवर्सिबल यानी कि जिसके अंदर रिवर्स होने की एबिलिटी मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा, पहली बात यह है कि अगर हम इनकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन को, यानी कि इसको लिए हम डबल एरो यूज़ करते हैं। इस टाइप का एरो यूज़ करते हैं कि ये एरो ये शो करता है कि ये रिएक्शन दोनों साइड पे प्रोसीड हो सकता है, मीन कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। जबकि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनको सिंगल और कंप्लीट एरो से शो किया जाता है, जो कि ये शो कर रहा है कि ये रिएक्शन वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं कि ये रिएक्शन इस तरह से होंगे कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं तो उनसे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो अगेन आपस में मिलके रिएक्टेंट्स बनाने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल लिखती हूँ, उससे फिर जो है वो आपका कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। कि सपोज़ हमारे पास अमोनिया और अमोनिया की फॉर्मेशन है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस से मिल रहे हैं। इनको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास अमोनिया बन रहा है। ठीक है, और ये दोनों गैसेज हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों किस फॉर्म में आपस में मिलेंगे, गैस फॉर्म में। और हमारे पास जो अमोनिया बनेगी वो भी किस फॉर्म में बनेगी, गैस फॉर्म में। इसको हम क्या कर लेते हैं, लेबल कर लेते हैं। याद रखेंगे जब भी कोई रिएक्शन आपने करना है तो उसको इक्विलिब्रियम फॉर्म में आपने रखना है, यानी कि उसको बैलेंस करना है दोनों साइड पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया बनेगा, और अमोनिया वापस डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या कर सकता है, बना सकता है। सेम इसी तरह हम एक और रिएक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं कि नाइट्रोजन का रिएक्शन किसके साथ होता है, ऑक्सीजन गैस के साथ। तो हमारे पास एक अलग कंपाउंड बन जाता है क्या, NO2। ये भी हमारे पास गैस फॉर्म में बनेगा, और ये दोनों भी हमारे पास गैस फॉर्म में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। उसी तरह हमारे पास एक और तीसरा रिएक्शन है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी गैस होती है और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। तो इसका फिर हमारे पास नेक्स्ट एक न्यू गैस बन जाएगी सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं ये कुछ कंडीशंस पे होंगे। अगर हम ये जो पहला रिएक्शन बात करें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिलना, पिछले चैप्टर में अगर आपको याद हो, पिछला चैप्टर अगर आपने देखा है, पढ़ा है, तो
उसमें आपको याद हो कि हमने पढ़ा था कि जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे अगर हम कैटालिस्ट यूज़ करें तो कैटालिस्ट उस रिएक्शन को क्या कर लेते हैं, स्पीड अप कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये जो फेरस में लिख रही हूँ ये एज अ कैटालिस्ट काम कर रहा है, यानी कि ये फेरस क्या करेगा कि H2 और N2 का जो आपस में रिएक्शन है उसको क्या करेगा, स्पीड अप करेगा। उसके अलावा ये रिएक्शन, इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए तकरीबन 400 डिग्री सी और साथ में 200 ATM प्रेशर पे ये क्या करेगा, ये रिएक्शन होगा। उसी तरह अगर हम ये रिएक्शन करें तो इसके लिए क्या ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिक स्पार्क की ज़रूरत होती है, तभी ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। उसके अलावा अगर हम ये जो ये मैं उसमें फॉर्म में शो कर दिया है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे एक कैटालिस्ट यूज़ होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। उसके अलावा यहाँ पे 400 डिग्री सी टेम्परेचर की भी ज़रूरत होती है और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी ज़रूरत। ये सारी रिएक्शन कंडीशन हैं और कुछ कैटालिस्ट हैं जो कि इस रिएक्शन को क्या करेंगे, स्पीड अप करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इरिवर्सिबल, यहाँ पे आप देखें सब में मैंने डबल एरो शो की हुई है, जिसमें ये आपको आइडिया हो रहा होगा कि प्रोडक्ट्स जो है वो अगेन कंबाइन होके रिएक्टेंट्स बनाने की एबिलिटी रखते हैं। और ये रिएक्शन दो डायरेक्शंस में जा रहा है, यानी कि जो पहला रिएक्शन जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल के NH3 बना रहे हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, जबकि हमारे पास जो दूसरा वाला है यानी प्रोडक्ट्स अगेन हमारे पास कंबाइन होके रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब मैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस की भी कुछ एग्जांपल लिखती हूँ कि हमारे पास सपोज है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, NaCl के साथ। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो इन दोनों के मिलने से हमारे पास ये जो हमारे पास Ag है, यानी अगर हम मैं इनके आयन्स की बात करूँ तो फिर आपको इजीली आइडिया होगा कि ये कैसे कंबाइन होंगे। AgNO3 में हमारे पास दो आयन बन जाते हैं, सिल्वर और इस तरह से बन जाएंगे। इसी तरह इसमें से भी दो आयन बन जाएंगे ये। अब ये वाला पॉजिटिव आयन और ये वाला नेगेटिव आयन क्लोरीन, ये आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, AgCl। और उसके अलावा ये वाला पॉजिटिव आयन और ये वाला पॉजिटिव आयन ये आपस में मिल जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा NaNO3। ये मैं ऑलरेडी पीछे भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि पॉजिटिव आयन को हमेशा पहले लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी एक दफ़ा सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जब आपस में रिएक्शन करके AgCl और NaNO3 बना लेते हैं तो NaNO3 और AgCl में ये वाली एबिलिटी नहीं है कि वो वापस रिकम्बाइन होके AgNO3 और NaCl बना सके। सो दिस रिएक्शन इज़ अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसी तरह हमारे पास एक और रिएक्शन है जिंक और HCl का। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे, इसी तरह जिंक जो है वो क्लोरीन से ले लेगा, ZnCl2 बन जाएगा और साथ में यहाँ पे क्या रिलीज़ होगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सेम इसी तरह जिंक और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में मिलते हैं तो जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। तो यहाँ भी जो है इनकी एबिलिटी नहीं है कि वो वापस रिकम्बाइन होके Zn और HCl बनाए। ठीक है, इस वजह से ये भी हमारे पास क्या है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह हमारा HCl और NaOH यानी कि जो एसिड का आपस में रिएक्शन होता है, HCl हमारे पास एसिड है और NaOH हमारे पास क्या है, बेस है। इनका जब आपस में रिएक्शन होता है तो इनके मिलने से हमारे पास क्या बनते हैं, सॉल्ट और वाटर बनते हैं। ठीक है, जब ये सॉल्ट और वाटर बन जाते हैं इनका भी वापस रिवर्स होना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इस वजह से ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह ये जो वाटर की फॉर्मेशन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं तो इनके मिलने से क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, ये दोनों गैस फॉर्म में हैं
और ये हमारे पास जब वाटर बनता है तो ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये भी जब आपस में मिल जाते हैं तो इनका रिवर्स होना मुश्किल होता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ठीक है। यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होंगे कि जब प्रोडक्ट्स अगेन कंबाइन होकर रिएक्टेंट्स बना लेंगे तो ये हमारे पास होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। जबकि जहाँ पे प्रोडक्ट्स कंबाइन होकर रिएक्टेंट्स नहीं बनाएंगे तो उसको बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है उसमें रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं रिएक्टेंट्स में। तो इसके लिए भी हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि जो इरिवर्सिबल का तो हमने देख लिया कि जिसमें प्रोडक्ट्स की ये एबिलिटी ही नहीं है कि वो वापस रिएक्टेंट्स बनाएं, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन में याद रखें कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और रिवर्स रिएक्शन है, अगर हम इनकी ओवरऑल देखें, इनके प्रोसीड होने की रफ्तार देखें तो ये ऑलवेज़ जो है वो सेम स्पीड में प्रोसीड कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो इक्वल होती है रिवर्स रिएक्शन की, ठीक है। लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है। फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड यानी कि ये दोनों साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, ठीक है। यानी एक ही स्पीड से प्रोसीड कर रहे होते हैं, लेकिन जस्ट क्या है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि जो फॉरवर्ड है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा होता है, जबकि जो बैकवर्ड है वो प्रोडक्ट से किधर जा रहा होता है, रिएक्टेंट की तरफ जा रहा होता है। लेकिन उन दोनों की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, बिल्कुल इक्वल होती है, इक्वल स्पीड से जा रहे होते हैं। इसी वजह से इसको बोला जाता है कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन में, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, उनका जो रेट होता है उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है कि वो पॉइंट जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बट प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, प्रोसीड हो रहे हैं। अच्छा, यानी कि इसी वजह से हमारे पास, यानी कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहे हैं, इस ओवरऑल फिर इनके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहे हैं बट विद सेम रेट। तो इस वजह से फिर क्या होगा कि हमारे पास ओवरऑल जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, अनचेंज होगी, ठीक है। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अनचेंज्ड, यानी कि क्योंकि जिस स्पीड से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं उसी स्पीड से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स में जा रहे हैं, तो उनकी जो ओवरऑल अमाउंट है उसके अंदर कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी, वो बिल्कुल क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन अब याद रखें कि क्या जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वहाँ पे एकदम से यानी कि इनके जो फॉरवर्ड रेट और रिवर्स रेट इक्वल हो जाते हैं, नहीं, एकदम से इक्वल नहीं होते। उसकी थोड़ी सी हम डिटेल देख लेते हैं कि होता क्या है कि ये रिएक्शन तो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो ही सपोज़ के ए से हमारे पास शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है, जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है उस टाइम तो आपको पता है प्रोडक्ट तो मौजूद ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। तो जो शुरू में जो फॉरवर्ड रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा जब रिएक्शन क्या हो रहा स्टार्ट होगा, ठीक है। शुरू में क्या होगा, फॉरवर्ड रेट इज़ फास्टर। फॉरवर्ड रेट में क्या बनता जा रहा है, रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में, जब रिएक्शन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद फिर बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट होगा, ठीक है। जब हमारे पास प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट मौजूद होंगे उस रिवर्स जो रिएक्शन का सिस्टम है, उस टाइम फिर प्रोडक्ट से वापस, यानी कि उस टाइम हमारे पास एक जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा।
बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट। लेकिन ये भी वो कंडीशन नहीं है कि जहाँ पे फॉरवर्ड रेट और रिवर्स रेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि शुरू में हमने देखा कि क्या हुआ, शुरू में फॉरवर्ड रेट ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट्स मौजूद ही नहीं है। ठीक है, जब कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ पे अकोमोडेट करना शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पे फिर बैकवर्ड रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जब यानी कि फॉरवर्ड भी चल रहा है फिर बैकवर्ड भी चल रहा है, तो फिर करते 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 एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो बैकवर्ड रिएक्शन है, इन दोनों के रेट ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जब ये इक्वल हो जाएंगे तो उस टाइम फिर ओवरऑल हमारे पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, दोनों की अमाउंट क्या हो जाएगी, बैलेंस होगी। ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या हो जाएंगे, ओवरऑल हमारे पास बैलेंस फॉर्म। बैलेंस फॉर्म का मतलब ये है कि उनके अंदर चेंजिंग नहीं आएगी। जो शुरू में हमने जितने ग्राम रिएक्टेंट्स लिए थे तो वो उतने ही रहेंगे, उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि मुसलसल जो है वो वापस प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स के अंदर तब्दील हो रहे होते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर का सम अप कर लेते हैं। आज हमने ओवरऑल रिएक्शन की दो टाइप्स को देखा कि कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और कुछ होते हैं इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल वो रिएक्शन होते हैं जहाँ पे यानी कि रिएक्टेंट्स से जब प्रोडक्ट बनते हैं तो प्रोडक्ट्स अगेन जो है वो रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं। ऐसे रिएक्शन जो होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते क्योंकि ये ऑलवेज दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे होते हैं। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड, और जो वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हैं इसको बोलते हैं बैकवर्ड। ये दोनों रिएक्शन जो है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर दोनों इक्वल रेट बट अपोजिट डायरेक्शन से प्रोसीड कर रहे होते हैं। इनका रेट इक्वल होता है, इस वजह से इनको हम बोलते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम है। और जब ये केमिकल इक्विलिब्रियम के फॉर्म में चले जाते हैं तो उसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो अमाउंट होती है वो क्या हो जाती है, अनचेंज हो जाती है, यानी उसके अंदर कोई तब्दीली वाक़या नहीं हो रही होती। जबकि इसके निस्बत जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, और जब एक दफ़ा प्रोडक्ट्स बन जाएं तो उनके अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि उनसे दोबारा क्या बन सकें, रिएक्टेंट्स बन सकें। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमने एक ये चीज़ भी देखी कि एकदम से ये रेट्स इक्वल नहीं होते, बल्कि शुरू में फॉरवर्ड रेट ज़्यादा होता है और जब प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन जाते हैं फिर रिवर्स रेट ज़्यादा हो जाता है फॉरवर्ड रेट की निस्बत, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों रेट्स ऑलमोस्ट क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि चैप्टर नंबर 8 का था, लेक्चर नंबर 1। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसी चैप्टर के न्यू लेक्चर्स के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।